नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जुड़ने के लिए। आज हम लेकर आए हैं भाग 4 आपके लिए, जिसमें हमने आपको 9th में जो पहला चैप्टर है साइंस की बुक का, उसमें हमने आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 प्रोवाइड करा दिया है। आज हम भाग 4 के माध्यम से आपको अगला टॉपिक समझाने जा रहे हैं। तो टॉपिक आपके सामने है, वो है आयतन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आयतन। ठीक है, तो आयतन के सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डेफिनेशन क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। आयतन कहलाता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु है, अब वो स्थान घेरती है, तो वो वस्तु जितना स्थान घेरेगी वो स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाएगा। अर्थात हम चेयर पे बैठते हैं या टेबल पे बैठते हैं या किसी सीट पर बैठते हैं या ज़मीन पर बैठते हैं, तो हम जितना स्थान घेरते हैं वो स्थान हमारा आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन। आप लोग भी हैं, दुनिया में जितने भी वस्तुएं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी कोई ना कोई, कितना भी, वो अपनी अपनी लिमिट के अनुसार, कोई ना कोई अपनी लिमिट के अनुसार स्थान अवश्य घेरेगा। वो घेरा हुआ स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाएगा। तो आयतन की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, इसे बी से व्यक्त करते हैं। इसे बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, बी फॉर क्या होता है? बी फॉर होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, वी फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं, इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, आयतन क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। इतना आप नोट कर लें। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट हेडिंग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो है हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एनर्जी। क्या है? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए, हर व्यक्ति दुनिया में जन्म के बाद और मृत्यु तक किसी न किसी कार्य को अवश्य करता रहता है। कोई पढ़ाई करता है तो कोई पढ़ाता है, कोई लेबरी करता है, कोई हेल्पर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आइंस्टीन बनता है, कोई जेई बनता है, कोई पायलट बनता है। कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ अवश्य बनता है और वो बनने के बाद कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को, आप यहाँ पर व्यक्ति हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और बोल रहे हैं, तो बोलने के दौरान हम जो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं और जो कार्य कर रहे हैं, कार्य में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है, जो क्षमता हमारी, जो कार्य करने की क्षमता है, यानी कि जिस ऊर्जा के बदौलत हम बोल पा रहे हैं, वही हमारी ऊर्जा है, ये वाली। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उसके कार्य करने की क्षमता क्या है, वो कितने देर तक कार्य कर पा रहा है, कितनी स्पीड से कर पा रहा है, उसी को हम कहेंगे ऊर्जा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? ऊर्जा। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और इसे ई से व्यक्त करते हैं। ई से व्यक्त करते हैं। ई फॉर एनर्जी। ई फॉर क्या होगी? एनर्जी। तो किसी वस्तु के द्वारा या किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखिए, अगर कोई भी वस्तु है, कोई पिंड है, मान लीजिए वो पिंड अपनी गति से गतिमान है, तो वो कितनी दूरी तक जा पा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, उसकी क्षमता को ही हम ऊर्जा कहेंगे। तो कोई भी वस्तु अगर वो कार्य कर रही है तो कितनी देर तक कर रही है, कितनी स्पीड से कर रही है, तो उसके कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा को ई से डिनोट करते हैं, क्योंकि ई फॉर एनर्जी होती है। ठीक है, अगर हम ऊर्जा के रूप देखें, क्या देखें? ऊर्जा के रूप देखें। हम लिखेंगे नहीं, हम आपको केवल बता रहे हैं। ऊर्जा जो है वो विभिन्न रूपों से हमें प्राप्त होती है, जैसे विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और कई प्रकार की रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, और आप जिस प्रकार से ऊर्जा चाहें उस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मी ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। आप बताइए कितने ऊर्जा के हम एग्जाम्पल दें? तो ऊर्जा कई रूपों से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आपको जितनी भी एग्जाम्पल चाहिए वो एग्जाम्पल हमने दे दी है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा हो गई, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मी ऊर्जा। आप
विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए। उसके बाद हम अगली हेडिंग देखते हैं। ठीक है, देखिए अगली हेडिंग क्या है हमारी। अगली हेडिंग है गलन या गलनांक। देखिए गलन और गलनांक आपको शब्द में थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा ही अंतर होता है, और हम तो मान के चलते हैं इसमें अंतर होता ही नहीं है। समझिए, पहले आप समझ लीजिए फिर बताइए। गलन का मतलब क्या होता है? गलन का मतलब होता है किसी चीज़ का गलना। ठीक है, और गलनांक का मतलब होता है वह क्रिया संपन्न होना। तो पहले मेरी बात समझिए आप, गलन या गलनांक किसे कहते हैं? अगर कोई ठोस पदार्थ है, क्या है? ठोस पदार्थ है, और उस ठोस पदार्थ को हम ऊष्मा दें या हीट दें, क्या दें? ऊष्मा दें, और ऊष्मा देने पर धीरे 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 वह ठोस पदार्थ जब द्रव अवस्था में बदल जाए, वो जो ठोस पदार्थ जो था वो ठोस अवस्था में था, और जब वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए, तो जब वो द्रव अवस्था में बदलेगा तब उस क्रिया को हम गलन कहेंगे। उसको हम गलन कहेंगे। अब यह जो पूरी क्रिया है ठोस से द्रव में बदलना, यह आपकी गलनांक कहलाएगी। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे आप कि जब किसी ठोस अवस्था में ऊष्मा देने पर वह द्रव में परिवर्तित होता है तो इसे गलन कहते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को गलनांक कहते हैं। राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, क्या बोला कि जब किसी ठोस अवस्था में ऊष्मा देने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तब इसे गलन कहते हैं, और इस क्रिया को हम गलनांक कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई बर्फ़ का इतना बड़ा टुकड़ा है। ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा हीट देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जब द्रव अवस्था में, इसको फ्रिज से बाहर निकालिए, ये जब द्रव अवस्था में आ जाए, पानी बन जाए, तो समझ लो ये क्रिया क्या कहलाएगी? गलन। लेकिन ये एग्जाम्पल इसका नहीं है। आप बाद में कहें कि सर गलत पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई सा भी आप कोई ठोस पदार्थ लीजिए और उसे ऊष्मा दीजिए। ऊष्मा देने पर जब वो द्रव अवस्था में बदल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। जैसे आप लोहे की एक राड ले लो, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, क्या ले लो? लोहे की राड। और लोहे की राड को आप इतना गर्म करो कि वो बिल्कुल द्रव अवस्था में बदल जाए, तो इसे हम गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। या फिर आप घी ले लो, घी जब जम जाता है तो वो ठोस अवस्था में होता है, फिर उसे हम ऊष्मा देते हैं। ठीक है, ऊष्मा देंगे, चाहे धूप से ऊष्मा दें, यानी कि वो जो होगी प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, वो ऊर्जा दे दो, या फिर हीट गर्म करो, मतलब उसे नीचे से बैनर वगैरह की सहायता से, तो उसे जब हम हीट देंगे तो वो हीट से क्या होगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा, उसे हम गलन या गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख लेंगे? एग्जाम्पल हम लिख लेंगे लोहा और घी। क्या लिखेंगे? लोहा और घी। इसके दो ही एग्जाम्पल हम लिखेंगे, लोहा और घी। इतना नोट आपको समझ में आया होगा, इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी हिमीकरण या हिमांक। हिमीकरण या हिमांक किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए हिमीकरण पहले समझ लीजिए आप मेरी भाषा में, हिमीकरण किसे कहते हैं या फिर हिमांक किसे कहते हैं। आप कोई भी ऐसा पदार्थ लीजिए जो द्रव अवस्था में हो, किस अवस्था में हो? द्रव अवस्था में हो, और उसे आप माइनस में ले जाइए, या फिर यूँ कहिए कि उसे आप फ्रिज वगैरह में रख दीजिए। ठीक है, तो कोई भी द्रव अवस्था में पदार्थ है, चाहे वो दूध हो, तेल हो, पानी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है और उसे आप टेम्परेचर उसका घटाएंगे, तो टेम्परेचर घटाने पर वो जब ठोस अवस्था में बदल जाएगा तो उसे कहेंगे हिमीकरण। क्या कहेंगे? हिमीकरण। या फिर आप यूँ लिख सकते हैं कि जब कोई द्रव होता है, द्रव या लिक्विड पदार्थ, जब वो ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसे हम हिमीकरण या हिमांक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पहले तो परिभाषा लिख लेंगे कि जब कोई द्रव पदार्थ ऊष्मा घटाने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है, इसे
हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं, ठीक है, हिमीकरण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल एक भाषा में समझिए। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम? इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम बर्फ़ का जमना। ठीक है, बर्फ़ जो होता है उसका पहले हम पानी लेते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज में रखने पर उसका जो टेम्परेचर होता है वो घटाया जाता है। क्या होता है? घटाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऊष्मा। ऊष्मा मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो उसका घटाया जाता है या फिर घट जाता है, माइनस में चला जाता है। तो वो जो पानी होता है लिक्विड अवस्था में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है, तो वो ठोस अवस्था में बदल जाता है, जिसे हम बर्फ़ कहते हैं। ठीक है, और उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। और जिस तापमान पर यह क्रिया संपन्न होती है उसे हम हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस का द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। जिस तापमान पर ये संपन्न होता है उसे हिमांक कहते हैं। इसमें गलन लिखा था, ठोस जिस टेम्परेचर पर, देखिए लिखा है कि ठोस अवस्था में ऊष्मा देने पर वह जिस टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में बदलता है उसे हम बदलना उसका गलन कहलाता है, और जिस टेम्परेचर पर बदलता है उसे हम गलनांक कहते हैं। इधर भी उसका चेंज होना हिमीकरण कहलाएगा, और जिस टेम्परेचर पर चेंज हो रहा है उसे हिमांक कहेंगे। इधर समझिए, इधर तो वो बात है ही नहीं। ठीक है, इसमें ही दोनों में आपको समझना है, उधर तो आपको अलग डेफिनेशन दी गई है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखा आपने? बर्फ़ का जमना। बर्फ़ का जो है जमना वो एक हिमांक या हिमीकरण का एग्जाम्पल है, क्योंकि बर्फ़ पानी ही होता है, उसको जब हम ठंडा करते हैं तो वो ठोस में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? बर्फ़ का जमना। ठीक है, इतना आप नोट करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की जो डेफिनेशंस हैं या फिर एग्जाम्पल हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि भाग 5 के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद।